नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज की इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, मई में एग्जाम आपका जब निश्चित है कि हो जाएगा तो हो जाएगा, इसलिए अब आपको तैयारी जोर शोर से करने की जरूरत है। मित्रों, तैयारी के मद्देनजर रखते हुए मित्रों अब हम टॉपिक लेकर के आए, अब तैयारी आर पार का होगा। यदि आप मित्रों यदि हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं, यदि आप हमको सपोर्ट करते हैं तो मित्रों प्रतिदिन हम आपको सुबह शाम जैसे वीडियो अपलोड करेंगे और निश्चित आपका रिजल्ट होने में मित्रों 100% मदद करेंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ मित्रों जुड़े हुए रहने की जरूरत है और मित्रों एक एनर्जी के साथ आप हमारे साथ जुड़े, ठीक है। इस प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिए कि महर्षि भरत ने 13वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किया। फटाफट कमेंट्स में उड़ा उड़ा कर आंसर दीजिए। ए में आपका षडज है, बी में गंधार है, सी में मध्यम है, डी मित्रों धैवत है। तो मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के मद्देनजर रखते हुए मित्रों तैयार किया गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब मध्यम। मित्रों और फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और सभी प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए कंपलसरी है। इस प्रकार मित्रों प्रश्न आपका है कि 22वीं श्रुति पर महर्षि भरत ने किस स्वर को स्थापित किया था। ए में गंधारी, बी में षडज, सी में निषाद, डी में मित्रों धैवत है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए और इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दे ताकि सभी बच्चे एक साथ जुड़ सके मित्रों और सभी एक साथ तैयारी कर सकें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा निषाद, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। भरत के अनुसार 11वीं श्रुति पर कौन सा स्वर था। भरत के अनुसार 11वीं श्रुति पर कौन सा स्वर था। ए में मित्रों काकली निषाद, बी में अंतरगंधार, डी में गंधार और डी में मित्रों इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों फट से आंसर दीजिए कि भरत के अनुसार 11वीं श्रुति पर कौन सा स्वर था। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब अंतरगंधार, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। प्राचीन समय में काकली निषाद किस श्रुति पर स्थापित था। ए में 20वीं श्रुति, बी में 22वीं, सी में 4 और डी में मित्रों 2 श्रुति पर। तो मित्रों बताइए कि प्राचीन समय में काकली निषाद किस श्रुति पर स्थापित था। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा दूसरी श्रुति पर, ऑप्शन नंबर डी मित्रों और आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा कि गंधार जब अपने स्थान से 2 श्रुति चढ़ जाता है तो वह क्या कहलाता है। ए में अंतरगंधार, बी में साधारण गंधार, सी में मित्रों चयुतम मध्यम और डी में आपको गंधार है। तो मित्रों फट सब कमेंट्स आंसर दें और इसे मित्रों स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि अंतरगंधार। मित्रों एक चीज महत्वपूर्ण सूचना आपके पास लेकर के आए हैं कि मित्रों अब बहुत जल्द ही जो है से सुबह 10 बजे मित्रों मैथ्स और रीजनिंग के क्लास मित्रों स्टार्ट किए जाएंगे। अतः आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें और किसी भी प्रकार के मित्रों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, यदि आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं मित्रों तो यह चैनल आपके लिए अति हेल्पफुल है। प्रश्न आपका है कि गंधार जब अपने स्थान से एक श्रुति पर चढ़ जाता है तो वह क्या कहलाता है। ए में मित्रों अंतरगंधार, बी में साधारण गंधार, सी में शुद्ध गंधार माने, डी में मित्रों काकली गंधार। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा साधारण गंधार, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए आज के अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए। यदि कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था की अपेक्षा चढ़ गया हो परंतु वह अगले स्वर तक न पहुंचा हो, ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं। मित्रों फट से आप कमेंट्स में आंसर दे। सभी प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तैयार किए गए हैं। ए में आपका शुद्ध, बी में अंतर, सी में साधारण, डी मित्रों काकली। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा साधारण, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि महर्षि भरत ने कितने शुद्ध स्वर माने हैं। महर्षि भरत ने कितने शुद्ध स्वर माने हैं। ए में आपका 9 है, बी में 6 है, सी में 7 है, डी में मित्रों 8 है। मित्रों प्रत्येक प्रश्न पढ़ने के बाद हम कुछ समय आपको छोड़ देते हैं, उतने समय में मित्रों आपको कमेंट्स में आंसर जरूर देना चाहिए ताकि आपको 100% पता चल सके कि आपके द्वारा याद किया हुआ कितना सही और कितना गलत है। महर्षि भरत ने कितने शुद्ध स्वर माने हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कुल शुद्ध स्वर महर्षि भरत साहब 7 माने हैं, ऑप्शन नंबर सी मित्रों और आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे कि महर्षि भरत ने कितने विकृति स्वर माने हैं। ए में 2 है, बी में 5 है, सी में 0 है, डी में मित्रों 3 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दें कि महर्षि भरत ने कितने विकृति स्वर माने हैं। तो मित्रों महर्षि भरत साहब ने कुल विकृति स्वरों की संख्या मित्रों 2 माने हैं। मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है, सही है।
देखिए महर्षि भरत साहब के अनुसार आपको हम बताए हैं, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। महर्षि भरत के विकृति स्वरों के क्या नाम थे? ए में मित्रों कोमल धैवत तथा कोमल ऋषभ, बी में है काकली निषाद तथा कोमल गंधार, सी में मित्रों अंतर्गंधार तथा काकली निषाद, डी में मित्रों अंतर्गंधार तथा कौशिक निषाद। मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दीजिए। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा अंतर्गंधार तथा काकली निषाद। यही दो ठो है, अंतर्गंधार तथा काकली निषाद। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। अभी कुछ देर पहले मित्रों हम बताए भी थे कि महर्षि भरत ने कितने विकृति स्वरों की संख्या को माने हैं, तो 2 माने हैं। 2 कहने का मतलब है कि अंतर्गंधार पहला, दूसरा का है काकली निषाद। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। स्वर शब्द की व्याकरण व्युत्पत्ति का दर्शन किस ग्रंथ से सर्वप्रथम प्राप्त होता है? ए में मित्रों विदेशी, बी में नाट्य शास्त्र, सी में आपका नारदीय शिक्षा, डी में मित्रों संगीत रत्नाकर। मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दें कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने के मतलब मित्रों की विदेशी में मित्रों सर्वप्रथम इसका वर्णन किया गया है स्वर शब्द का। अगला प्रश्न आपका है श्रीनिवास ने कितने विकृति स्वर माने हैं? मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दें कि श्रीनिवास साहब ने कितने स्वरों की संख्या माने हैं। ए में मित्रों आपका है कितने विकृति स्वर माने? ए में 0 है, बी में 4 है, सी में 3 है, डी मित्रों 5 है। तो मित्रों कुल विकृति के स्वरों की संख्या जो मित्रों श्रीनिवास साहब माने वो 5 माने हैं। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। भरत साहब बोलेंगे तो कितना टिक करिएगा? 2, कोमल और काकली, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है ईरानी संगीत में स्वरों को क्या कहा जाता है? ईरानी संगीत में स्वरों को क्या कहा जाता है? ए में मित्रों मुकाम है, बी में हंगाम है, सी में आपका स्वर बारक है, डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दें कि ईरानी संगीत में स्वरों को और किस नाम से जाना जाता है? तो मित्रों ईरानी संगीत में स्वर को मित्रों मुकाम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है मित्रों। और यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपका है कुल कितने मुकाम माने गए? मुकाम कहने का मतलब क्या है कि स्वर, ठीक है। कुल कितने मुकाम माने गए? ए में 22 है, बी में 7 है, सी में 12 है, डी मित्रों 20 है। मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दें कि कुल कितने मुकाम माने गए हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कुल 12 मुकाम। मतलब कुल 12 मुकाम कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। मतलब कुल स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 12 मानी गई है, ठीक है। मित्रों अभी तुरंत आपको बताएं कि ईरानी संगीत में स्वर को क्या बोला जाता है? मुकाम के नाम से जाना जाता है। मित्रों इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिए। बिना कितार पर सर्वप्रथम स्वर स्थापना पद्धति किसने बनाई? बिना कितार पर सर्वप्रथम स्वर स्थापना पद्धति किसने बनाई? ए में अहोबल साहब, बी में लोचन साहब, सी मित्रों वेंकटमुखी साहब, डी में आपका भरत साहब। मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि बिना कितार पर सर्वप्रथम जैसे स्वर स्थापना पद्धति किसने बनाई है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अहोबल साहब। एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। प्राचीन समय में 2 स्वरों से युक्त गायन क्या कहलाता था? ए में आर्चिक, बी में गाथिक, सी में अलापक, डी मित्रों आलपन। मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि प्राचीन समय में 2 स्वरों से युक्त गायन को क्या कहलाता था? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब गाथिक, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। और मित्रों इस चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को मित्रों भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। प्राचीन काल में एक स्वर से गायन को क्या कहते थे? ए में आर्चिक, बी में एक स्वरी, बी में सी में सामिक, डी मित्रों गाथा है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दें और अपने प्रतिक्रिया जरूर मित्रों देते रहें और लास्ट में बताएं कि आपको कितने प्रश्नों का आंसर सही हुआ। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा आर्चिक। कहने का मतलब है कि एप्पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि 3 स्वरों से युक्त गायन को प्राचीन समय में क्या कहते थे? ए में त्रिश्रुतिक, बी में गाथिक, सी में त्रिस्वर, डी मित्रों सामिक है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दें कि 3 स्वरों से युक्त गायन को प्राचीन समय में क्या कहते थे? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सामिक के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि भारतीय संगीत में षड्ज का संबंध किस रंग से माना गया है? ए में सफेद, बी में हरा, सी में लाल, डी मित्रों पीला है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दें कि भारतीय संगीत में षड्ज का संबंध किस रंग से माना गया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा लाल रंग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है।
अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि षडज का संबंध जो है किस रंग से माना गया है, तो लाल रंग से। आपको याद होना चाहिए किस रंग से, लाल रंग से। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगला प्रश्न आपका है, सुनहरी रंग किस स्वर से संबंधित है? ए में गंधार, बी में धैवत, सी में पंचम, डी मित्रों ऋषभ है। तो मित्रों बताइए कि सुनहरी रंग जैसे किस स्वर से संबंधित है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा गंधार, मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है, किस पशु या पक्षी का संबंध निषाद स्वर के साथ जोड़ा गया है? ए में हाथी, बी में मेढक, सी में मोर, डी मित्रों चातक है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका एग्जाम्स के लिए कि किस पशु या पक्षी का संबंध निषाद स्वर के साथ मित्रों जोड़ा गया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा हाथी के साथ एप्पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, धैवत स्वर का संबंध किस रस से जोड़ा गया है? धैवत स्वर का संबंध किस रस से जोड़ा गया? ए में विपत्स, बी में हास्य, सी में वीर और डी मित्रों रौद्र है। मित्रों फट सब कमेंट्स आंसर दें। और मित्रों एक चीज आपको सूचना देना चाहते हैं कि मित्रों इसी चैनल पर प्रतिदिन सुबह 10 बजे मैथ्स और रीजनिंग के क्लास मित्रों स्टार्ट होने जा रहे हैं, अतः प्रतिदिन आप क्लास को जरूर ज्वाइन करें। और किसी भी मित्रों सरकारी नौकरी की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अति हेल्पफुल होने वाला है मित्रों। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका विभत्स, मतलब एप्पल आंसर मित्रों आपका क्या है, सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि भरतकालीन मध्यम स्वर मध्य काल में किस नाम से जाना जाने लगा था? ए में पंचम, बी में षडज, सी में ऋषभ, डी मित्रों गंधार है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भरतकालीन मध्यम स्वर मध्य काल में किस नाम से मित्रों जाने लगा था? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा षडज के नाम से मित्रों जाने लगा था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार अगला प्रश्न आपका है कि भरत काल के षडज का स्थान मध्य काल में किस स्वर ने ले लिया है? ए में मध्यम, बी में पंचम, सी में धैवत, डी मित्रों गंधार है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भरत काल के षडज का स्थान मध्य काल में किस स्वर से ले लिया गया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब पंचम। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि प्राचीन काल का गंधार स्वर आधुनिक समय का कौन सा स्वर बन गया है? ए में मध्यम, बी में शुद्ध गंधार, सी में मित्रों कोमल गंधार, डी में आपका तीव्र गंधार। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि प्राचीन काल का गंधार स्वर आधुनिक समय का कौन सा स्वर बन गया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कोमल गंधार। अगला प्रश्न मित्रों कि अंतर्गंधार स्वर को आधुनिक समय में क्या कहा जाता है? अंतर्गंधार स्वर को आधुनिक समय में क्या कहा जाता है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है शुद्ध मध्यम, बी में आपका है शुद्ध ऋषभ, डी में मित्रों आपका शुद्ध गंधार और सी में शुद्ध गंधार और डी में आपका कोमल गंधार। मित्रों और फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अंतर्गंधार स्वर को आधुनिक समय में क्या कहा जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा शुद्ध गंधार, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि आधुनिक समय में कौन सा स्वर अवर्जित माना गया है? ए में षडज, बी में पंचम, सी में मध्यम, डी मित्रों गंधार है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिएगा आधुनिक समय में कौन सा स्वर अवर्जित माना गया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा षडज को मित्रों अवर्जित माना गया है। एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए अगला प्रश्न आपका है कि भरत ने कौन कौन से अंतराल युक्त स्वर युग्मों को संवादी कहा है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है अष्ट द्वादश, बी में है नौ त्रयोदश और सी में मित्रों नौ द्वादश और डी में आपका अष्ट त्रयोदश है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दें। अब अपने प्रतिक्रिया मित्रों प्रतिदिन जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों में कितना आपका सही हुआ। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब नौ त्रयोदश। मित्रों एक चीज और आपको महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं कि मित्रों इसी चैनल पर शाम 7 बजे आर्ट ऑफ टीचिंग बाल विकास का मित्रों चाइल्ड एंड डेवलपमेंट का मित्रों क्लास चलता है, जो शिवानी मैम प्रतिदिन बहुत सुदृढ़ तरीका से मित्रों आपको पढ़ाती हैं। अतः आप सभी मित्रों से शिष्यों से अनुरोध है कि किसी भी सब्जेक्ट से यदि आपके कोई भी सगे संबंधित यदि इस स्टेट का फॉर्म भरे हो तो मित्रों इस वीडियो का लिंक उनको जरूर भेज दें, ताकि शिवानी मैम द्वारा बताए हुए प्रत्येक प्रश्नों का आंसर मित्रों एग्जाम में दे सकें और उनका एग्जाम 100% क्वालिफाई हो सके। ठीक है,
यह एक बहुत बड़ा पुण्य की काम है। इसलिए आप जरूर अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधित को आर्ट ऑफ टीचिंग का क्लास भेज दे, ताकि वो प्रतिदिन क्लास को शाम 7 बजे ज्वाइन कर सकें। मित्रों प्रश्न आपका है कि पंडित सारंगदेव ने कौन कौन से अंतराल युक्त स्वर युग्मों को संवादी कहा है? ये में मित्रों आपका ऑप्शन है 9 द्वादश, बी में 9 त्रयोदश, सी में अष्ट त्रयोदश और डी में मित्रों अष्ट द्वादश है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अष्ट द्वादश, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय विचारधारा में मूल या शुद्ध स्वर सप्तक में त्रयोदश सूर्यांतर कितनी बार आना चाहिए? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है 2, बी में 3, सी में 1 और डी में मित्रों 4 है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भारतीय विचारधारा में मूल या शुद्ध स्वर सप्तक में त्रयोदश सूर्यांतर कितनी बार आना चाहिए? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3 बार आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी मित्रों सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि षडज पंचम का आपसी गुणोत्तर कितना है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है 3:4, बी में 3:2, सी में 4:3, डी में मित्रों 1:2। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि षडज पंचम का आपसी गुणोत्तर कितना है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3:2, अर्थात बी नंबर आंसर आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न आपका है षडज मध्यम का आपसी गुणोत्तर कितना है? षडज मध्यम का आपसी गुणोत्तर मित्रों कितना है? ए में 4:2, बी में 3:4, डी में सी में मित्रों 4:3 और डी में मित्रों का आपका ऑप्शन है 2:4। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दें इस षडज मध्यम का आपसी गुणोत्तर कितना है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 4:3, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि आधुनिक ध्वनि विज्ञान में कितने स्वर संवाद प्रमुख माने गए हैं? ए में 5 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी मित्रों 6 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि आधुनिक ध्वनि विज्ञान में कितने स्वर संवाद प्रमुख माने गए हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 3 जो है आधुनिक ध्वनि विज्ञान में कितने स्वर संवाद माने गए हैं? तो 3 माने गए हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा किसी स्वर को बजाने से उसमें से कुछ अन्य स्वर भी सूक्ष्म रूप से निकलते हैं, इन स्वरों को क्या कहा जाता है? ए में विवादी स्वर, बी में मित्रों सूर्यात्मक स्वर और सी में संवाद और डी में मित्रों स्वयंभू स्वर। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा स्वयंभू स्वर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों तो स्वयंभू स्वरों को पाश्चात्य संगीत में क्या कहा जाता है? ए में हार्मोनिक्स, बी में मेलोडी प्रको और सी में स्टॉप और डी मित्रों हार्मनी। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि स्वयंभू स्वर को पाश्चात्य संगीत में क्या कहा जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल हार्मोनिक्स। ठीक है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि तानपुरे की मंद्रसा की तंत्री से कौन सा स्वर सूक्ष्म रूप से सुनाई देता है? ए में गंधार, बी में धैवत, सी में मध्यम, डी मित्रों निषाद है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि तानपुरे की मंद्रसा की तंत्री से कौन सा स्वर सूक्ष्म रूप से मित्रों सुनाई देता है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर एप्पल, अर्थात गंधार स्वर जो से सूक्ष्म रूप से सुनाई मित्रों देता है। अगला प्रश्न आपका है पंचम षडज से कितना गुना ऊंचा है? 12/3, 11/4, सी में मित्रों 11/2 और डी में आपका 11/3। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंचम षडज से कितना गुना ऊंचा है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11/2। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि षडज की आंदोलन संख्या 240 मानने पर पंडित श्रीनिवास के धैवत पर स्वर की आंदोलन संख्या क्या होगा? ए में 270, बी में मित्रों 405, सी में 388 और डी में मित्रों 400। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 405, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत परिजात के अनुसार अगर हम बिना की तार को 36 इंच का माने तो मेरु से 15 इंच की दूरी पर कौन सा स्वर होगा? ए में मध्यम, बी में धैवत, सी में तारसा और डी में मित्रों गंधार है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब धैवत आपका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित अहोबल ने तार षडज तथा मेरु के मध्य में किस स्वर को स्थापित किया है? ए में मध्यम, बी में पंचम, सी में धैवत, डी मित्रों निषाद है।
तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और मित्रों अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों इसे जरूर शेयर कर दें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल, मतलब मध्यम आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित अहोबल ने मेरु तथा गुणज के मध्यम किस स्वर को रखा है, ए में मध्यम, बी में तार ऋषभ, सी में मित्रों तार षड्ज, डी में आपका पंचम है। मित्रों फट सब कमेंट्स में आंसर दे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तार षड्ज, ठीक है। सी नंबर आपका आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि भारतीय संगीत के मूलभूत स्वर को क्या कहा जाता है, ए में गंधार, बी में पंचम, सी में षड्ज, डी मित्रों मध्यम है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भारतीय संगीत के मूलभूत स्वर को क्या कहा जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो गया षड्ज कहा जाता है। मित्रों ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर गौर कीजिएगा कि एक पूरे सप्ताह का अंतराल कितना माना गया है, ए में 310 सेवट, बी में मित्रों 306 सेवट, सी में आपका 301 सेवट और डी में मित्रों 305 सेवट। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए एक पूरे सप्ताह का अंतराल कितना माना गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 301 सेवट। अगला प्रश्न मित्रों एक सप्ताह को कितने सेंट में बांटा गया है, ए में 500, बी में 1000, सी में 900, डी मित्रों 1200। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि एक सप्ताह को कितने सेंट में बांटा गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1200 सेंट में मित्रों बांटा गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सेंट पद्धति का जनक किसे माना जाता है, ए में आचार्य बृहस्पति साहब, बी में एलिस, सी में मित्रों सेवट और डी में जैक्सन। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सेंट पद्धति का जनक किसे माना जाता है। तो मित्रों सेंट पद्धति का जनक जो है आपको एलिस साहब को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों पंडित सारंग देव के अनुसार जहां मूर्छनाएं मुंह होगा, ठीक है, मूर्छनाएं स्वतंत्र रूप से विचर सके ऐसा स्वर समूह क्या कहलाता है, ए में सप्तक, बी में जाति, सी में मूर्छना, डी मित्रों ग्राम है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो बताते चले मित्रों किस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ग्राम कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि पाश्चात्य संगीत में ग्राम को क्या कहा जाता है, पाश्चात्य संगीत में ग्राम को क्या कहा जाता है, ए में मित्रों हारमोनी है, बी में ऑक्टेव है, सी में स्केल है, डी मित्रों स्टाफ है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पाश्चात्य संगीत में ग्राम को क्या कहा जाता है। तो मित्रों पाश्चात्य संगीत में ग्राम को मित्रों स्केल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों इस चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मित्रों पेड फॉर पीडीएफ कोर्स चल रहा है। मित्रों आप इस नंबर पर मित्रों हमसे कांटेक्ट कर करके आप मित्रों तत्काल जैसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ग्राम शब्द पर सर्वप्रथम व्याख्या किसने की है, ए में भरत साहब, बी में मतंग साहब, सी मित्रों दत्तिल साहब, डी में आपका नारद साहब। मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ग्राम शब्द का सर्वप्रथम व्याख्या किसने की है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतंग साहब, ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों महर्षि भरत ने कितने ग्रामों का वर्णन किया है, ए में 3, बी में 2, सी में 1, डी में 4। तो मित्रों बताइए कि महर्षि भरत ने कितने ग्रामों का वर्णन किया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा महर्षि भरत साहब ने 2 ग्रामों का वर्णन किए हैं, ठीक है। इस प्रकार मित्रों 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी आंसर आपका 100% सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे कि प्रत्येक ग्राम में कितनी श्रुतियां होती थी। यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते मित्रों तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि न जाने इस प्रश्न का आंसर हम कितनी बार पढ़ा चुके हैं कि प्रत्येक ग्राम में कितनी श्रुतियां थी। मित्रों सभी मित्रों का आंसर जो है कमेंट्स में सही आया, इसके लिए सभी को धन्यवाद। एक चीज आपको जरूर बोलेंगे कि प्रतिदिन जीवन में एक टारगेट बनाइए, उस टारगेट को पूरा करने मित्रों पूरा जी जान लगा दीजिए, चाहे उसके लिए आपको जो कुछ भी क्यों नहीं करना पड़े। यदि आप स्टार्टिंग का यदि मेहनत यदि लगातार यदि कर देते हैं तो आगे आने वाला समय मित्रों आपका निश्चित है कि सुधार हो जाएगा। अर्थात एप्पल आंसर मित्रों आपका सभी मित्रों का सही है, इसके लिए सभी को धन्यवाद। 22 कितने श्रुतियों का वर्णन है, तो 22, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। षड्ज ग्राम में ऋषभ की कितनी श्रुतियां थी, षड्ज ग्राम में ऋषभ की कितनी श्रुतियां थी। ए में मित्रों 4 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में आपका 5 है।
मित्रों बताइए कि षडज ग्राम में ऋषभ की कितनी श्रुतियां थी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। षडज ग्राम में पंचम की श्रुति पर स्थापित था। ए में 16वीं श्रुति, बी में 17वीं, सी में 15वीं, डी मित्रों 14वीं श्रुति है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि षडज ग्राम में पंचम की श्रुति पर स्थापित है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 17वीं श्रुति, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि मध्यम ग्राम में पंचम कितनी श्रुतियों से युक्त था। ए में 5, बी में 2, सी में 4, डी मित्रों 3 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मध्यम ग्राम में पंचम कितनी श्रुतियों से युक्त था। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 3। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है मित्रों कि ध्यान दीजिएगा, मध्यम ग्राम में धैवत स्वर की कितनी श्रुतियां थी। ए में 4 है, बी में 3 है, सी में 2 है, डी मित्रों 5 है। मित्रों बताइए कि मध्यम ग्राम में धैवत स्वर की कितनी श्रुतियां थी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ये परिपल कहने का मतलब है कि 4 श्रुतियां थी। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका मित्रों 7 स्वरों के क्रम युक्त आरोह अवरोह को क्या कहते हैं। ए में ग्राम है, बी में मूर्छना है, सी में जाति है और डी में तो थाट है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है और आपको कमेंट्स में आंसर जरूर देना चाहिए कि 7 स्वरों के क्रम युक्त आरोह या फिर अवरोह को क्या कहते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहने का मतलब है कि मूर्छना। ठीक है, क्या बोलते हैं, मूर्छना बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका मित्रों, प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाएं उत्पन्न होती है। प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाएं उत्पन्न होती है। ए में 7 है, बी में 21 है, सी में 9 है, डी मित्रों 22 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाएं उत्पन्न होती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 7 मूर्छनाएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार ग्राम की संख्या 3 है, एक ग्राम में 7 मूर्छना हुआ। इस प्रकार कुल मूर्छना की संख्या कितना हो गया, 21। तो मित्रों एक ग्राम से कितनी मूर्छना उत्पन्न होती है, तो 7। ठीक है, मतलब एपल आंसर आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि मूर्छनाएं कितनी प्रकार की मानी गई है। ए में 3 है, बी में 6 है, सी में 5 है, डी मित्रों 4 है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है कि मूर्छनाएं कितनी प्रकार की मानी गई है। तो मित्रों मूर्छनाओं जो है 4 प्रकार की मानी गई। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि भरत के अनुसार षडज ग्राम की प्रथम मूर्छना को बिना के किस स्वर से आरंभ करनी चाहिए। ए में धैवत, बी में मध्यम, सी में गंधार, डी मित्रों षडज है। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और सभी प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है और इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दें। भारत के अनुसार षडज ग्राम की प्रथम मूर्छना को बिना के किस स्वर से आरंभ करना चाहिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मध्यम, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। इस प्रकार मित्रों 60 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। षडज तथा मध्यम ग्राम की 14 मूर्छनाएं अपने प्रकारों के द्वारा कितनी मूर्छनाओं का रूप धारण करती है। ए में 56, बी में 84, सी में 86, डी मित्रों 108 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि षडज तथा मध्यम ग्राम की 14 मूर्छनाएं अपने प्रकारों के द्वारा कितनी मूर्छनाओं का रूप धारण करती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 56, अर्थात एप्पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है। ए में पौरवी, बी में सूद षडजी, सी में हरिणस्व और डी में मित्रों सौवीरी। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा सौवीरी, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न है आधुनिक बिलावल राग के स्वर किस मूर्छना के स्वरों से मिलते हैं। आधुनिक बिलावल राग के स्वर किस मूर्छना के स्वरों से मिलते हैं। ए में मित्रों अभिरुद्धकता, बी में उत्तरायता, सी में रजनी, डी मित्रों अश्वक्रांता। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि आधुनिक बिलावल राग के स्वर किस मूर्छनाओं के स्वर से मिलते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रजनी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर मंद्रा नामक मूर्छना के
स्वर आधुनिक समय के किस राग के सदृश है? ए में मित्रों बिलावल, बी में काफी, सी में पूर्वी, डी मित्रों तोड़ी है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि उत्तर मंद्रा नामक मूर्छना के स्वर आधुनिक समय के किस राग से सदृश है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा काफी, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि षडज ग्राम की सातवीं मूर्छना का क्या नाम है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, इस षडज ग्राम की सातवीं मूर्छना का क्या नाम है? ए में आपको अभिरोधकता, बी में रजनी, सी में उत्तरायता, डी मित्रों सौगुदी। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अभिरोधकता, मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है, सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है इस षडज ग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है? षडज ग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है हरिणस्व, बी में उत्तर मंद्रा, सी में उत्तरायता, डी मित्रों कलोपनता। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि षडज ग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उत्तर मंद्रा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, मूर्छनाओं के चार प्रकारों में से कौन सा प्रकार भरत मत का नहीं है? ए में पूर्णा, बी में शुद्धा, सी में सारवा, डी मित्रों साधारणा। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मूर्छनाओं के चार प्रकारों में से कौन सा प्रकार भरत मत का नहीं है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब शुद्धा। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, शुद्ध गंधार के स्थान पर अंतर गंधार रखने पर जो मूर्छनाएं उत्पन्न होती है वे क्या कहलाती है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है गंधार मूर्छनाएं, बी में अंतर मूर्छना, सी में सांतरा मूर्छना, डी में मित्रों विकृत मूर्छनाएं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांतरा मूर्छनाएं। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि शुद्ध निषाद के स्थान पर काकली निषाद रखने पर जो मूर्छना उत्पन्न होती है वे कौन सी मूर्छनाएं कहलाती है? ए में निषाद, बी में विकृति, सी में काकली, डी मित्रों सकाकली। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि शुद्ध निषाद के स्थान पर काकली निषाद का जो मित्रों मूर्छना उत्पन्न होती है वह कौन सी मूर्छनाएं कहलाती है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सकाकली निषाद, मतलब ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक मूर्छना के स्वरों में क्रमशः प्रस्तार करने से कितनी कुट ताने बनती है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, ए में मित्रों आपका ऑप्शन है 256, बी में आपका 1020, सी में 1243, डी में मित्रों 5040। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि प्रत्येक मूर्छना के स्वरों में क्रमशः प्रस्तार करने से कितनी कुट ताने बनती है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 5040, मतलब ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि द्वादश स्वर मूर्छनावाद का जनक किसे कहा जाता है? ए में भरत, बी में मतंग, सी में कोहल, डी मित्रों सारंगदेव। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि द्वादश स्वर मूर्छनावाद का जनक किसे कहा जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब मतंग साहब। अगला प्रश्न मित्रों, जातियां कितनी मानी जाती है? ए में 22 है, बी में 16 है, सी में 21 है, डी मित्रों 18 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि जातियां कितनी मानी जाती है। तो मित्रों कुल जातियों की संख्या मित्रों 18 माना गया है। आपको बताना है कि कौन कौन 18 है और कैसे कैसे बटा हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि भरत के काल में किस गायन का प्रचार था? भरत के काल में किस गायन का प्रचार था? ए में ख्याल है, बी में टप्पा, सी में जाति, डी मित्रों ग्राम है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भरत साहब के काल में किस गायन का प्रचार था? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा जाति का प्रचार था, ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि षडज ग्राम से कितनी जातियां उत्पन्न होती है? ए में 7 है, बी में 18 है, सी में 16 है, डी मित्रों 11 है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि षडज ग्राम से कितनी जातियां उत्पन्न होती है? तो मित्रों आपको बताते चले कि षडज ग्राम से कुल जातियों की संख्या जो उत्पन्न होती है 7 होती है, ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि मध्यम ग्राम से कितनी जातियां उत्पन्न होती है? फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि 36, 18, 10 या 18। ठीक है, 36, 18, 10 या 11। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अभी तुरंत आपको हम बताए हैं कि षडज ग्राम से कितनी जातियां उत्पन्न होती है। तो षडज ग्राम से मित्रों 7 जाति का उत्पन्न होता है। तो मध्यम ग्राम से मित्रों एकदम निश्चित हो गया
कि कुल ग्रामों की जो संख्या मित्रों 18 मैंने ग्राम के अनुसार जाति की संख्या 18 माने थे, जिसमें षडज मित्रों 7 निकल गया है, तो मध्य में कुल कितना बच जाएगा 11। 11 कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी आपका डायरेक्ट वे में सही है। ठीक है, इस तरीका से मित्रों आप याद रख सकते हैं कि कुल जैसे जाति की संख्या, जैसे ग्राम में जाति की संख्या 18 माना गया है, 18 मित्रों, 11 जो आपका है मध्यम ग्राम है और 7 जो है षडज ग्राम है, कुल 18 आपका सही हो गया। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। षडज ग्राम से उत्पन्न शुद्ध जातियां कितनी है? षडज ग्राम से उत्पन्न शुद्ध जातियां कितनी? ए में 7 है, बी में 4 है, सी में मित्रों 18 और डी में आपका 5 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों 4। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा? 4 कहने का मतलब है आपका, ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, थोड़ा सा मित्रों क्रिटिकल क्वेश्चन है और बारीकी से इसको याद आपको रखने की जरूरत है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि मध्यम ग्राम से कितनी शुद्ध जातियां उत्पन्न होती है? ए में 3 है, बी में 4 है, सी में 18 और डी में आपका 6 है। तो मित्रों बताइए कि मध्यम ग्राम से कितनी शुद्ध जातियां उत्पन्न होती है? तो मित्रों कुल शुद्ध जातियां मित्रों 3 उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। गंधारी जाति किस ग्राम से उत्पन्न होती है? मित्रों गंधारी जाति किस ग्राम से उत्पन्न होती है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है मध्यम ग्राम से, बी में षडज ग्राम, सी में गंधार ग्राम और डी मित्रों गंधारी जाति नहीं होती है। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि गंधारी जाति से किस ग्राम से उत्पन्न होती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मध्यम ग्राम से। एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि धैवती जाति किस ग्राम से उत्पन्न हुई है? धैवती जाति किस ग्राम से उत्पन्न हुई है? ए में मित्रों षडज ग्राम, बी में मध्यम ग्राम, सी में गंधार ग्राम, डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि धैवती जाति किस ग्राम से उत्पन्न हुई है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि षडज ग्राम। अगला प्रश्न मित्रों आपका षडजी तथा आंधी जाति के मिश्रण से किस जाति की उत्पत्ति होती है? ए में मित्रों है मध्यमी, बी में षडज कौशिकी, सी में है षडज दिव्यचा और डी में मित्रों कामरावती। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के मद्देनजर मित्रों तैयार किया गया। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा षडज कौशिकी, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि जातियों के कितने लक्षण माने गए? अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों आपका है कि जातियों के कितने लक्षण माने गए हैं? ए में 18 है, बी में 9 है, सी में 10 है, डी मित्रों 5 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि जातियों के कितने लक्षण माने गए हैं। तो मित्रों जातियां के कुल लक्षण मित्रों 10 माना गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है विदेशी में जाति के कितने लक्षण वर्णित हैं? विदेशी में जाति के कितने लक्षण वर्णित है? ए में 16, बी में 18, सी में 8, डी मित्रों 10 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि विदेशी में जाति के कितने लक्षण वर्णित है। तो मित्रों विदेशी में जाति के कुल 8 लक्षण मित्रों वर्णित हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि जाति गायन का प्रचार किस काल में था? जाति गायन का प्रचार किस काल में था? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है भारत खंडे काल, बी में भरत काल, सी में पूर्व वैदिक काल और डी में मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि जाति गायन का प्रचार किस काल में था। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मित्रों आपको कमेंट से बताना है कि जाति गायन का प्रचार मित्रों किस काल में था। इस प्रकार मित्रों यहीं पर मित्रों आपको क्लास जैसे आपको जैसे आज का क्वेश्चन लास्ट किया गया। मित्रों यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर करें। और मित्रों इतने सारे बच्चे एक साथ मिलकर कमेंट्स में आंसर देते हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद। मित्रों इस नंबर पर आप हमसे व्हाट्सएप या मित्रों डायरेक्ट में कॉल करके मित्रों आप संपूर्ण म्यूजिक का कोर्स मित्रों खरीद सकते हैं। मित्रों को बताते चले कि सुबह 10 बजे जैसे म्यूजिक जो है मैथ और रीजनिंग का क्लास मित्रों इसी चैनल पर मित्रों स्टार्ट किया गया है। अतः आप क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।